लग्नेश और करेश देख लेते हैं कि कोई काम होगा, कब होगा। तो ये वैदिक से कैसे बता सकते हैं, D1 कुंडली से? कब होगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हम किस तरीके से बताएं? टाइमिंग ऑफ इवेंट आप कह रहे हैं ना, कि हम टाइम किस हाँ तरीके हाँ से करें। ठीक है। हाँ हाँ। और प्रवीण जी, आप भी कुछ पूछ रहे हो, बड़ा क्वेश्चन हो गया, बताऊंगा अभी मैं। सर प्रणाम सर। मैं तो छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ अब डिस्पोजिटर वाला जो आपने वीडियो डाला था उसी में ही वही थोड़ा सा वो आ रहा था, जैसे जिस प्लेनेट का डिस्पोजिटर जिस भाव में जा रहा है, किसी त्रिक भाव में जा रहा है, तो उसका फर्क पड़ेगा उस पे प्लेनेट पे, नहीं, वो जो जो उसके भाव का। फर्क सारे पड़ेंगे आपका। वो जो वीडियो है उसका नहीं मतलब है कि उसके अंदर किसी भी भाव में चला जाए, जब एक प्लेनेट नीच का है तो वो कमजोर होता है अपने आप में। अब नीच के नीच की प्लेनेट बात नहीं का कर रहा हूँ सर। डिस्पोजिटर भी यदि नीच का हो जाता है, तो ये जो फॉर्मूला है बेस्ड है डिस्पोजिटर थ्योरी पे। तो देखिए क्या जी होता है सर। कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारी थ्योरी चलती हैं। अब वो आपके मेरे एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि मैं उसको कितना बाय करता हूँ, उस पर कितना काम करता हूँ। एक थ्योरी है कि मिस्टर बशीन थे, जिनकी थ्योरी आपने नाम सुना होगा, उनकी बुक्स भी आती हैं क्या सारी। वो ये बताते हैं कि एक जो प्लेनेट है वो जिस जगह पर बैठा है, तो वो उसके रिजल्ट उसके डिस्पोजिटर पे भी डिपेंड करते हैं। उनकी ये थ्योरी है। हालांकि इसको 60-70% लोग नहीं मानते, मगर वो एक नॉन एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत लोग मानते हैं। ये फॉर्मूला ज़्यादा बेस्ड उस थ्योरी पे है कि एक प्लेनेट यदि आपका नीच के होके बैठा हुआ है कहीं पर, अब नीच का जो वो बैठा हुआ है उसका डिस्पोजिटर भी नीच का हो गया, तो इसका मतलब वो एक तरीके से पूरी तरीके से जिस जगह पर बैठा हुआ है वो डबल पीड़ित हो गया। वो भाव डबल पीड़ित कैसे हो गया? देखिए, मैं भाव की बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये भाव भी लॉजिकल पीड़ित है। होगा, भावेश भावेश भी पीड़ित हाँ, हो गया। मैं जी, डिस्पोजिटर की दोनों थ्योरी में पीड़ित हो मैं गए। भी बिलीव नहीं करता। जो उनकी थ्योरी है कि डिस्पोजिटर पे हम्म, उसके रिजल्ट डिपेंड हम्म। करेंगे, इस तरीके से नहीं बिलीव करता। मैं किस तरीके से बिलीव लेकिन इसमें करता तो हूँ? भाव और भावेश भावेश दोनों पीड़ित हो गए ना सर। यस, भाव पीड़ित हो गया और भावेश भी जी, पीड़ित हो गया, तो वो भाव पूरी भावेश। तरीके जी। से आपका वो लॉजिकल है वो है। और उसी पे बेस्ड है वो जी। सूत्र। वो तो लॉजिकल है। मैं सिर्फ वो जानना चाह रहा हूँ, ये तो डेबिलिटेटर की बात नहीं है। अगर वो त्रिक भाव पकड़ लिया उसके डिस्पोजिटर ने, तो उस ग्रह की नेचर में फर्क पड़ेगा, जो जिस ग्रह का हम रिजल्ट देख रहे हैं, जो जिसका वो डिस्पोजिटर है। नहीं, मेरे सपोज हिसाब से उससे पंचमेश कोई जो है। लिंक नहीं है आपस में। उसका नहीं कोई है। लिंक नहीं है। एक ये। जी। एक जो ट्री बनाते हैं ना सर, उसकी लिंकेज बना के चलते हैं डिस्पोजिटर की, उसका वहां गया उसका वहां गया, तो वो क्या चीज है सर? वो पूरा लिंक बनाते हैं डिस्पोजिटर का, वो कहते हैं कि उससे बहुत मतलब फ्रूटफुल है वो। हाँ, वो ठीक है, मगर वो आप बढ़ते चले जाइए, उसको जितना कॉम्प्लिकेट करना है कर सकते हो आप एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि ऑलरेडी हमारे एट पास इतनी सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो उसमें आप कहीं तक भी बढ़े चले जाओ। बाकी मेरा ये बिलीव है कि आप उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो सूत्र बताया बड़ा सिंपल सा है कि एक डेबिलिटेड प्लेनेट है, जी उसका सर, यदि वो तो। जी। डिस्पोजिटर है, बियॉन्ड दैट आप उसमें कहीं तक भी बढ़ते चले जाओ, तो वो फिर हम एक एकेडमिक वे में लिखा पढ़त के लिए तो ठीक है, मगर कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करोगे? मैं जैसे बार बार बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में आपको चीज़ों को नहीं। मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज नहीं करना। आप थ्योरी में 20 बना सकता हूँ और कुछ का कुछ भी बोल सकता हूँ, पर उससे आपको क्या फ़ायदा है वो देखना है। हम ये जाएंगे कि इसका डिस्पोजिटर वहाँ गया, उसका डिस्पोजिटर वहाँ गया, उसका डिस्पोजिटर वहाँ गया, उससे आपको मिलेगा क्या? आप कंफ्यूज हो रहे हैं केवल, या आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि जी मेरे को एक नई चीज़ पता हो रहा है, पर उससे आपका आप रिजल्ट नहीं बता सकते। रिजल्ट में इतना भर काफ़ी है, जिस प्लेनेट ने रिजल्ट देने हैं उस प्लेनेट की आप कंडीशन देख लो, दैट इज एनफ। और डिस्पोजिटर पे नक्षत्र लॉर्ड पे इस पे उस पे जो भी जाते हैं वो एक्चुअली उस चीज़ को कम्प्लिकेट करते हैं। और पढ़ाने के लिए अच्छी है, मगर आप प्रडिक्शन नहीं दे सकते। और एस्ट्रोलॉजी का पर्पस कोई पढ़ना जी। तो है नहीं, प्रेडिक्शन देना है। तो प्रेडिक्शन में आप साफ सुथरा रखें कम से कम। जी। आप बाकी चीज़ों को सेकेंडरी देखें, सबसे पहले प्लेनेट को देख लें। सारे रिजल्ट उसी ने देने हैं, जी। चाहे आप नक्षत्र थ्योरी पे चले जाओ, चाहे केपी एस्ट्रोलॉजी में जी। चले जाओ। जो खुद प्लेनेट है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी है, तो उसकी कंडीशन कुंडली में कैसी है। और उसके बियॉन्ड आप देखना चाहते हो तो देखिए, मगर सबसे पहले प्लेनेट को देख लीजिए। आप काफ़ी हद तक प्रेडिक्शन दे पाएंगे। उससे ज़्यादा जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, तो आप समझिए कि आप फंस रहे हैं किसी उसमें जाल में फंस रहे हैं, और जाल में फंस के आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। वॉन्ट बी एबल टू कंक्लूड, जब हम कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे तो कोई फायदा नहीं है। ये है। लेकिन उसमें जो वो आपने डेबिलिटेड वाला, दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। जो आपने सूर्य और शुक्र वाला बताया था, मैंने देखा मकर लग्न के 3-4 चार्ट देखे, तो उसमें सूर्य जो 10वें भाव में और शुक्र बैठा हुआ 9वें में है, और दोनों डेबिलिटेड हो गए, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। या तो सूर्य दिग्बली है वहां पे, इस वजह से हो रहा है सर।
नहीं नहीं, ऐसा होता है कि किसी भी एक कॉम्बिनेशन को आप पकड़ के जैसे हम वीडियो बनाते हैं उसको एज इट इज नहीं लेना होता। अच्छा सर। एस्ट्रोलॉजी ओवरऑल टोटलिटी में देखी जाती है, एस्ट्रोलॉजी ऐसे नहीं देखी जाती। मैंने कह दिया कि 10th हाउस के अंदर अमल केतु योग बनाता है, मून बैठ जाए, वीनस बैठ जाए, जुपिटर बैठ जाए तो वो आपका राजयोग फॉर्म करता है। अमल केतु योग है वो पर्सन लाइफ के अंदर बहुत राइज करेगा। अब कल को आप लेके आ जाओगे जी इसके तो 10वें भाव में शुक्र बैठा है तो राइज ही नहीं किया, ऐसा थोड़ी होता कोई। आपको उसको टोटलिटी में देखना है, पूरी कुंडली के रेस्पेक्ट में देखने होते हैं जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं। पूरी कुंडली आप ओवरऑल जी सर। कुंडली देखिए और ओवरऑल कुंडली में क्या हो रहा है आपको कैसे पता कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है 9th और 10th हाउस से रिलेटेड। आप उसकी लाइफ में ये थोड़ी कहा है कि उसका यदि 2 डेबिलिटेड प्लेनेट हो गए शुक्र और वीनस तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमने ये कहा है कि उसके जिन भावों का वो कारक है उन भावों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी मेनली, और जिनका लॉर्ड है उन भावों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी और उसको प्रॉब्लम होगी। हमें दूसरे व्यक्ति के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, पर ये तो हमने जी बिल्कुल नहीं कहा कि जी शुक्र और वीनस यदि उसके दोनों डेबिलिटेड हो गए तो उसकी ज़िंदगी के अंदर कुछ अच्छा ही घटित नहीं होगा। उसकी ज़िंदगी के अंदर बहुत अच्छा हो सकता है, वो किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, मगर उसकी वाइफ साथ में नहीं रह रही हो सकती है, ये हो सकता है उसके साथ। वीनस और ओके। सैटर्न का कॉम्बिनेशन लग रहा है तो वो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, वो प्रेसिडेंट हो सकता है, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, जैसे आपका सिंगानिया टाइप। पता चल रहा है बच्चे साथ में नहीं रहते, बच्चों ने घर से निकाल रखा है, पर है तो इंडस्ट्रियलिस्ट। तो जो कॉम्बिनेशंस हैं वो उनको हम टोटलिटी में देखते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ के। ये कॉम्बिनेशंस को केवल बेसिकली हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी आपको कुंडली में शुक्र और सूर्य दोनों नीच के दिखे हैं, और इसमें मैंने जो सूत्र बताया उस पर मत जाइए। इन जनरल भी आप एस्ट्रोलॉजी करते हो तो आपको पता होना चाहिए यदि सूर्य नीच का है तो सूर्य के कार्यकर्ताओं के रिजल्ट तो खराब मिलने ही मिलने हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जिस भाव का लॉर्ड है उसके भी जी सर। खराब मिलेंगे, जिस चीज़ का कारक है वो आपकी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी भी तो यही कहेगी कि सूर्य जिस चीज़ का कारक है, यदि सूर्य आपका नीच का हो गया तो क्या होने वाला है कि आपको सूर्य से रिलेटेड रिजल्ट हैं जो भी जिस भाव का लॉर्ड है आपको खराब ही मिलेंगे। और सूर्य जिस चीज़ का कारकत्व है, क्योंकि कोई भी प्लेनेट अपनी दशा में सबसे पहले रिजल्ट अपने नेचुरल कारकत्व के देता है, तो सूर्य के रिजल्ट आपको खराब मिलेंगे, उसी तरीके से शुक्र के भी खराब मिलेंगे। अब मैंने जो सूत्र बताया है वो ये बताया है कि यदि वीनस और सन दोनों एक साथ यदि डेबिलिटेड हो गए, मतलब वीनस डेबिलिटेड है तो आपको उसके कारकत्वों के खराब रिजल्ट मिलेंगे। वो नॉर्मल पाराशरी एस्ट्रोलॉजी के बेस पर कोई भी बता सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो जिस भाव का लॉर्ड है उसके आपको खराब रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि प्लेनेट आपका कमजोर हो गया। इट इज़ नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी। अब मैंने जो सूत्र बताया उसमें मैंने कुछ नहीं ऐड किया, मैंने कहा है कि ये दोनों एक साथ यदि आपके नीच के प्लेनेट हो जाए, शुक्र नीच का प्लेनेट हो गया और आपका सूर्य नीच का प्लेनेट हो गया, तो आपका आत्मा का कारक आपका नीच का हो गया, आपका लग्जरी और फाइनेंस का कारक नीच का हो गया, तो ये ओवरऑल आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। तो वो जिस चीज़ के सिग्निफिकेटर हैं नेचुरल, वो उनके आपको वैसे भी अपना आप में वो कम मिलने वाले हैं रिजल्ट। फर्दर वो जिन भावों के लॉर्ड हैं वैसे भी अपना आप में कम मिलने वाले हैं, मगर दोनों एक साथ होकर उनका जो इफेक्ट है वो रिलेटिवली वो कई गुना हो जाएगा, वो उतना कम नहीं होगा, कई गुना हो जाएगा ये मान के चलिए। तो इसलिए उसको मैंने अलग से एज ए सूत्र बताया है कि जब भी जिसकी कुंडली में शुक्र और सन दोनों आपके नीच के ग्रह हो जाते हैं तो उसके अंदर में जिन दोनों के कारकत्व, जिन भावों के कारकत्व हैं उनके रिजल्ट खराब मिलेंगे, जिनके लॉर्ड हैं उनके रिजल्ट खराब मिलेंगे। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बात नहीं बताई है, मैंने कह दी है, बाकी ये बात आप नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से भी समझ सकते हो। जी सर। ठीक है, अच्छा। हाँ, जी सर, थैंक यू। नीलम मैम ने एक क्वेश्चन पूछा था, तो वो दरअसल में एस्ट्रोलॉजी पूरी यही है। आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना वो अपना अपना ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी का आंसर देना थोड़ा है, पर भी मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि कब इवेंट होगा ये बता दिया तो फिर हम नारद मुनि हो गए या ब्रह्मा जी हो गए। अब हम ब्रह्मा जी तो नहीं हो सकते, पर हम उनके चरणों तक, नाखून तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। जो पाराशर ऋषि ने बताया है उसके बेस पे हम बताएंगे। बिफोर दैट यदि किसी का कोई और डाउट हो तो वो ले सकता है, क्योंकि ये फिर थोड़ा लंबा टॉपिक होगा और वो चलता चला जाएगा। किसी का कोई और डाउट हो, किसी के माइंड में और कोई प्रश्न हो तो वो। सर आप तो इसका आंसर ये दोगे ना कि दशा उसकी आएगी तो वो हो जाएगा, पर अभी जैसे किसी ने क्वेश्चन किया है कि मेरा ये काम कब होगा, 2-4 महीने में उसका होने वाला, तो हम कैसे बताएं?
वो दशा आएगी वो तो समझ आता है कि ये शादी कब होगी, शुक्र की दशा आएगी, नौ साथ में भाव में बैठे ग्रह की दशा आएगी, उसको देखने वाले की आएगी, लॉर्ड की आएगी तो होगी, ये तो बात क्लियर हो गई। पर अभी किसी ने बोला कि मुझे कुछ दिन मुझे फॉरेन जाना है, उसको 5-6 महीने के अंदर, उसका सब कुछ तैयार है, जाएगा कब? नहीं, बेसिकली तो आपका देखो, वो बगैर दशा ट्रांजिट के तो होगा नहीं इवेंट। यदि मैं वैदिक हाँ, एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, बाकी हाँ एस्ट्रोलॉजी में जी, अलग है, केपी वगैरह में हम प्री डेस्टिन्ड इवेंट के बेस पे बता सकते हैं कि कब होगा वो काम। जो डिसाइडेड है कि भाई इसने फॉरेन जाना है, तो केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर टूल है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टूल है, हाँ, उसे तो यूटिलाइज करेंगे। अब उसमें क्या होता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इस टूल को यूटिलाइज करने का तरीका यह है कि जब भी आपको बताए कि ये काम होने ही वाला है, आप पीडी और एसडी पर फोकस करें, एमडी एडी पर ना करें। अब अच्छा एमडी एडी छोड़ पीढ़ी दें, और उस पे भी, महादशा अंतरदशा पर हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप उसकी ठीक, कौन कौन सी दशाएं लगाएंगे, प्रत्यांतर दशा और सूक्ष्म दशा को काम करेंगे आप। उसका जन्म टाइम करेक्ट है तो हम प्रेडिक्शन दे पाएंगे। फिर आप ट्रांजिट में क्या चीज़ों का ध्यान रखोगे। ट्रांजिट में आप देखोगे कि कमिंग पीरियड के अंदर, ध्यान से सुनना, मैं नॉर्मल ट्रांजिट नहीं बता रहा, कमिंग पीरियड के अंदर आपको ये होना है कि ये घटना घटित होनी ही है। कोई भी ये मालूम है कि ये पर्सन फॉरेन जाएगा, अब 1 महीने में जाएगा, 2 महीने में जाएगा, 3 महीने में जाएगा, इसका कब नंबर आने वाला है। तो मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का आपको टूल बता रहा हूँ क्या है कि पहले तो वो आप सूक्ष्म दशाओं को देखो, और क्योंकि प्राण दशा देखना ठीक नहीं है, उतना टाइम एक्यूरेट नहीं होता, और वो तो मोमेंट बताता है। और प्रत्यंतर दशा देखो, उससे बड़ी दशाएं नहीं देखनी, जब आपको पता है इसने जाना ही है तो जाना ही है, तो महादशा और अंतरदशा का कोई रोल नहीं है। अब आप प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा पे फोकस करिए। फिर आप ट्रांजिट को बड़ा टाइम से देखिए। देखिए, मैं आपको बहुत ही माइन्यूट से सूत्र बता रहा हूँ। ट्रांजिट में आपको क्या देखना है कि जो ट्रांजिट में कोई प्लेनेट राशि परिवर्तित तो नहीं करने वाला है नियर फ्यूचर में, राशि परिवर्तित तो नहीं करने वाला है। कोई प्लेनेट रेट्रो तो नहीं होने वाला है नियर फ्यूचर में। कोई प्लेनेट रेट्रो से डायरेक्ट तो नहीं होने वाला है नियर फ्यूचर में, जो वो इवेंट होने वाला है। कोई प्लेनेट कंबस्ट तो नहीं होने वाला है सूर्य से, और यदि कंबस्ट है तो वो वापस से राइज तो नहीं होने वाला है। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखोगे जब भी आपका कोई भी नियर टाइम में इवेंट होने वाला है, क्योंकि ट्रिगर तो इवेंट तभी होगा, आज नहीं हो रहा और 5 दिन बाद होने वाला है, तो 5 दिन बाद कुछ चेंज तो होना चाहिए, तभी तो होगा, अदरवाइज तो क्यों होगा। जैसे अभी आपकी उसकी सपोज सूक्ष्म दशा चल रही है जुपिटर की, सारे प्लेनेट जहां बैठे हैं वहां बैठे हैं, कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला। अब आपने देखा कि इसकी सूक्ष्म दशा अगले 20 दिन तक जुपिटर की ही चलेगी, तो अगले 20 दिन तक ना ही कोई ट्रांजिट चेंज हो रहा है, इसका मतलब एज पर एस्ट्रोलॉजी इसकी लाइफ के अंदर कोई चेंजेस आ नहीं सकते। अब चेंजेस कब होंगे, चेंजेस होंगे या उसकी सूक्ष्म दशा बदले तब पॉसिबिलिटी है, या फिर क्या होगा कि ट्रांजिट के अंदर कुछ ना कुछ तो चेंज होना ही चाहिए ट्रांजिट में। अब वो चेंजेस क्या हो सकते हैं कुंडली के अंदर, उन चेंजों में होता है, चेंजेस में होता है कि एक प्लेनेट जो आपका रेट्रोगेट है वो डायरेक्ट हो गया, इट इज अ चेंज। कोई डायरेक्ट है वो प्लेनेट रेट्रोगेट हो गया। अब वो डायरेक्ट हो गया, और इसी तरीके से आपका आपका म्यूट है आप बोल रहे हैं, या फिर कोई भी कंबस्ट है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी प्लेनेट लग्न की डिग्री के क्लोज आ जाए ट्रांजिट के हाँ अंदर, जी, वो मालूम, ये बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट वो बताया कॉम्बिनेशन है। था तुमने। आपकी कुंडली के किसी भी इवेंट को वो प्लेनेट का कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी कुंडली के किसी भी इवेंट को ट्रिगर कर देगा। जब भी आपकी लाइफ के अंदर कोई भी इवेंट होते हैं, आप अपनी कुंडली लगा के देख लेना, आपके 9 में से कोई न कोई प्लेनेट आपकी लग्न की डिग्री के बहुत क्लोज होगा, और एक से ज़्यादा प्लेनेट क्लोज होंगे। और जो आपका भाव, जिस भाव से रिलेटेड प्लेनेट है, उस भाव के लॉर्ड के भी आसपास होंगे वो। इन दोनों में से आप किसी भी कुंडली पर लगा लेना, डेफिनेटली होगा। और जो आपके इवेंट हुए हैं लाइफ के अंदर, कुछ भी उस समय पर आपका इस तरीके का कोई बदलाव जरूर हुआ होगा जब इवेंट घटित होना है। अब जैसे देखिए, इस समय पर हमारे पास कोई भी कुंडली आती है, अब वो बंदा मेरे पास आया है, कहता है कि जी मुझे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चा खो गया मेरा। मैं कहूँगा क्या 14 तारीख के आसपास खोया था क्या? वो कहे जी हाँ जी, कमर दर्द हो गया। अभी मेरे पास एक कुंडली आई थी 4-5 दिन पहले, तो लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं हम भगवान हो गए क्या, हमें कहाँ से पता चल गया। वो कहा जी मुझे बहुत कमर दर्द है और बेड रिडन हूँ। तो मैंने कहा 14 तारीख के आसपास हुआ था क्या, 14 तारीख को? उन्होंने कहा हाँ जी, आपको कैसे पता लग गया?
अब हमें पता क्या लगा है, 14 तारीख को जुपिटर ने राशि परिवर्तित की है, इस टाइम पर यही इवेंट हुआ है, तो जुपिटर ने जब राशि परिवर्तित की है तो उसका प्रोटेक्शन हट गया है कहीं न कहीं से। जुपिटर किसी न किसी राशि को एस्पेक्ट कर रहा होगा, प्लेनेट को एस्पेक्ट कर रहा होगा, तो प्रोटेक्शन हट गया, प्रोटेक्शन हट गया तो उसको बीमारी होने की पॉसिबिलिटी है। अब क्या होगा, देखिए मेरे पास कोई भी व्यक्ति आया, मैं बता रहा हूँ आपको, वो कहे जी मैं कब ठीक होऊंगा, अब ठीक होऊंगा तो मैं ट्रांजिट ढूंढ रहा हूँ, पकड़ा जी राहु 30 तारीख को राहु केतु परिवर्तित होने वाले हैं, तो या तो बुरा वक्त ले आएंगे, सही वक्त ले आएंगे, राशि परिवर्तित कर रहे हैं ना। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर हमने क्या करना है, बहुत ज़्यादा वो विशेष जोर नहीं डालना, हमने क्या करना है कि देखते हैं 30 तक पॉसिबिलिटी है, वरना आप उसके बाद मेरे को फिर से कांटेक्ट करना। ऐसा कई बार होता है, देखो मेरे पास एक डिस्प्यूट है, आपको मैं बताता हूँ, उसमें मेरे से कंसल्टेशन ली उन्होंने, और कंसल्टेशन के बाद उन्होंने कहा कि जी इनके हस्बैंड वाइफ के बीच में बोलचाल बंद हो गई और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया है, क्या करना चाहिए। ये मेरे पास कंसल्टेशन आई 6 तारीख को, मैंने कहा ऐसा है जी आप ना 14 तक वेट करो, और इसके बाद भी यदि इनके अंदर कुछ है तो फिर मेरे पास आप बात करना, और फिर मैं आपको कुछ देख के बताऊंगा। 14 को उनका रिंग आया कि जी सॉर्ट आउट हो गई। तो ट्रांजिट का इतना रोल होता है, क्योंकि ट्रांजिट क्या करता है, दशाएं तो चलती रहती हैं, कौन कौन सी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा, या आपका जो भी है उनमें से कोई न कोई दशा तो आपकी होगी ना, किसी न किसी प्लेनेट की, किसी न किसी भाव की, क्योंकि जिसकी भी प्लेनेट की दशा है वो देखो 3-3 जगह को, 4-4, 5-5 जगह को इन्फ्लुएंस करता है एक प्लेनेट। हम सोचते हैं वो खुद की दशा है, जैसे मंगल की दशा होगी तो मंगल जहाँ बैठा है उस जगह को प्रभावित करेगा, उसकी 2 राशि हैं उनको प्रभावित करेगा, उसको कोई प्लेनेट कंजंक्शन में उसको प्रभावित करेगा, तो 5-6 भावों को प्रभावित कर रहा होता है। तो आप ये मान के चलिए मेंटली कि आपको किसी की सभी 12 भावों की दशाएं हमेशा चल रही होती हैं। अब दशाएं हमेशा चल रही हैं तो चेंजेस इवेंट कौन करवा रहा है, अभी हो रहा है, जब अभी नहीं हो रहा है बाद में कौन कराएगा, तो इसका मतलब ट्रांजिट आपका उस पर्टिकुलर जगह को हिट करेगा और तब वो इवेंट घटित होगा। तो जो इवेंट आगे होने वाला है, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका सबसे बेहतर, हालांकि इसका एनालिसिस करने में टाइम लगता है, आपको मल्टीपल डेट्स पता चलेंगी, उसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसकी कौन कौन सी सूक्ष्म दशाएं परिवर्तित हो रही हैं। ये आप देख लीजिए कि सूक्ष्म दशाएं कौन सी चलने वाली हैं, 3-4 अगले 3 महीने के अंदर ये 4 सूक्ष्म दशाएं हैं, उन पर्टिकुलर भावों से किसका ज़्यादा लिंक हो रहा है, उन सूक्ष्म दशाओं में किसी का तो ज़्यादा लिंक होगा, तो उस पर्टिकुलर सूक्ष्म दशाओं को पकड़ो। इसके बाद आप ट्रांजिट का वो देखो असर, जब पिन पॉइंट करना है तो एक टाइम लेता है कि ट्रांजिट में आपके कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, तो आप देखिएगा कि जो भी 2-4-5 आपको चेंज होने वाले नज़र आ रहे हों, फिर आप देखिएगा कि आपका कौन कौन से प्लेनेट कितनी डिग्री पर ट्रांजिट कर रहे हैं, या कोई लग्न की डिग्री के क्लोज तो नहीं पहुंचने वाला है उस डेट को, या कोई उस पर्टिकुलर भाव के लॉर्ड के आसपास तो नहीं पहुंचने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं जिस डेट में उसके आसपास आपका इवेंट होगा, और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आपका बिल्कुल डेट करेक्ट जाएगी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेस पे। अब जो एरर आएगी वो इसलिए आएगी कि उसका बर्थ टाइम में थोड़ी एरर होगी, तो वो 2-4-5 दिन आपकी जो सूक्ष्म दशा का समय है आप जो निकाल रहे हो उसके अंदर एरर होगी, इसलिए आपकी टाइमिंग में भी एरर होगी। अदरवाइज़ वो इस तरीके से आप उसको पिन पॉइंट करने की कोशिश कर सकते हो, और इसको करने का तरीका है कि आपके अपने इवेंट को अपनी कुंडली में लगाएं करें, कि आपके इवेंट आपकी लाइफ में कौन कौन से मेन इवेंट्स हुए, तो वहाँ पर कौन सी सूक्ष्म दशाएं चल रही थी, उससे पहले कौन सी थी, बाद में कौन सी थी, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं क्या उसी जगह पर। के.एन. राव बोलते थे कि पीढ़ी को देखिए, प्रत्यंतर दशा इवेंट कराती है, मगर आप बहुत अर्ली होने वाले हैं तो आप सूक्ष्म दशा को देखिए तो आपको पता चलेगा, और ट्रांजिट को देखिए, ट्रांजिट में ज़रूर बदलाव होंगे, मगर ट्रांजिट में चेंज हुए कोई भी इवेंट घटित नहीं होता। उस सूक्ष्म दशा का या प्रत्यंतर दशा का ही मेन देखे या किसी का भी देखे? नहीं, इन्हीं का देखिए, एमडीआईडी का तो जब आपको बताइए इवेंट होने वाला है तो क्यों देखनी है भाई। एमडीआईडी तो तब तो जब मालूम ही नहीं है इवेंट होगा ही नहीं। ट्रांजिट जो है वो सूक्ष्म दशा वाले लॉर्ड का ही देखे या सबका ही देखेंगे, कोई भी ग्रह का चाहे वो दशा में है या नहीं? ट्रांजिट में मैंने बोला ही नहीं है चीज़, मैंने ट्रांजिट में ये बोला है कि आप ट्रांजिट वाले प्लेनेट में कब चेंजेस हो रहे हैं। अभी आप सुनते हो ना एकदम से शोर मचता है, जुपिटर ये हो गया, इस राशि में हो गया, ये हो जाएगा, यहाँ तूफान आ जाएगा, वहाँ उसका सोना बरस जाएगा, वो करोड़पति हो जाएगा, वो अरबपति हो जाएगा। वो सारी चीज़ें क्या है, वो यही है
कि आपका जब प्लैनेट ट्रांजिट होता है तो आपकी कुंडली के अलग भावों को वो प्रभावित करेगा। जब राशि बदल रहा है, सपोज जुपिटर 2 साइन में था, तो 2 साइन से वो आपके 4 भावों को तो इन्फ्लुएंस कर ही रहा था डायरेक्टली, कि एक जिस भाव पर ट्रांजिट कर रहा है, फिर वो अपने से 5वें 7वें 9वें, अब फिर वहाँ पर जो प्लैनेट बैठे थे कि कितने भावों को इन्फ्लुएंस करता है, वहाँ पे उन राशियों में यदि कोई प्लैनेट बैठे हैं तो वो प्लैनेट हो गया तो उसकी लॉर्डशिप भी इन्फ्लुएंस होगी। तब जब एक प्लैनेट जब राशि परिवर्तित करता है तो आपकी कुंडली के 6-7 भाव अमूमन उससे ज़्यादा भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो अभी जो एक्टिवेटेड थे वो चेंज होते ही वो दूसरे भाव एक्टिवेट हो गए। अब आपका काम उन भावों से रिलेटेड अटका पड़ा था तो एकदम से अब होने लग जाएगा। जैसे अभी इस समय पर जो हम कहते हैं कि जिसका मिथुन राशि की जिनकी कुंडली है, जिन लोगों की, तो मिथुन राशि के अंदर अब जुपिटर ने ट्रांजिट किया है, तो मिथुन राशि वालों की मैरिज हो जाएगी, ये इस तरीके के काम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो मिथुन लग्न की कुंडली है जिनकी, तो मिथुन लग्न पर आपका जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है तो उनका 7th हाउस भी एक्टिवेट हो गया, लग्न भी एक्टिवेट हो गई, तो अब आप कह सकते हो कि उनकी मैरिज होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें गोचर में नक्षत्र परिवर्तन भी इवेंट ट्रिगर कर सकता है क्या? अगर किसी प्लैनेट का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है तो इवेंट ट्रिगर हो सकती है उससे? नक्षत्र परिवर्तन कोई मतलब जब वैदिक देखते हैं हम नक्षत्र को ज़्यादा नहीं देखते। फिर आप D9 में आप लगा सकते हो, लगाना चाहो तो फिर ट्रांजिट D9 का ट्रांजिट आप लगाइए, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग से, डायरेक्ट नहीं लगता। हाँ, वो तो निकालना पड़ेगा ना अलग। हाँ जी, अलग अलग निकालना पड़ता है। हाँ जी, ऐसा मेरे को 5th एंड 9th हाउस, वो भी तो 5th 7th एंड 9th हाउस भी तो अलग हो जाएगा ना, एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, मैं वो नहीं कर रहा, मैं तो एक एग्जांपल दिया है, वो तो सारे भाव एक्टिवेट होंगे। हाँ, और भी 2-3 एक्टिवेट वो भी हो जाएगा। सपोज मार्स बैठा हुआ है लग्न में, तो मार्स की जो लॉर्डशिप है वो हाउसेस भी एक्टिवेट हो जाएंगे। और सपोज 7वें भाव में यदि वीनस बैठा हुआ है तो उसकी लॉर्डशिप के भाव भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जब जुपिटर और सैटर्न, इसीलिए वो माने जाते हैं ना इनका ट्रांजिट, कि ये 4 भाव तो मिनिमम एक्टिवेट करते हैं, कई बार 10 तक भावों को एक्टिवेट कर देते हैं कुंडली में। सारी की सारी कुंडली एक्टिवेट करते हैं जब ये राशि चेंज करते हैं, क्योंकि जिस प्लेनेट को ये एस्पेक्ट करेंगे उसकी भी तो 2 लॉर्डशिप होंगी, वो जिन भावों की लॉर्डशिप है वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। सपोज वो प्लेनेट जिनको ये एस्पेक्ट कर रहे हैं, वो जिस राशि को एस्पेक्ट कर रहे हैं उसमें 2 प्लेनेट बैठे हैं एक साथ, तो दोनों एक्टिवेट हो गए, उनकी 2-2 लॉर्डशिप एक्टिवेट होगी, तो आपका काफ़ी हद तक कुंडली एक्टिवेट हो जाती है। जी वगेला जी। थैंक यू सर। हाँ सर, इष्ट देवता का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वो अपना मान लो जुपिटर 9th में बैठा है और हम दूसरे देवता की पूजा कर ले तो क्या हमको नुकसान करेगा? देखिए, किसी की पूजा नुकसान नहीं करती। पूजा कभी भी कोई क्यों नुकसान करेगी पूजा? यदि वो देवता है, भगवान है, तो ऐसा थोड़ी है कि उसकी पूजा कर ली इसलिए मेरी पूजा मत करो। तो मैं आपको अब मेरे यदि वीडियोस देखते हो तो सभी प्रश्नों के मैं जवाब देता हूँ। आपके जो इष्ट देवता है, जो देवता की आप करना चाहो, तो आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको आंसर दे देता हूँ, मगर इसे आप गांठ बांध लेना, क्योंकि आप लोग मानोगे नहीं, इसलिए मैं कई बार देता नहीं हूँ, क्योंकि आपको इंडिविजुअल देवता चाहिए। एक मैंने वीडियो बनाया था, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने क्वेश्चन पूछा है, मैंने कहा था एक है भगवान, आपकी जो अर्थ है, और हम दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं पंच महाभूतों या पंच तत्वों से मिलके बने हुए हैं। पंच तत्व होते हैं आपके भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और इन 5 तत्वों से जो मिलके बना होता है, जिन पर इन 5 तत्वों का आधिपत्य होता है, अधिकार होता है, उसे बोलते हैं भगवान। भ मीन्स भूमि, ग मीन्स आपका गगन हो गया, व से वायु होती है, आ से अग्नि और न से नीर। तो ये जो 5 तत्वों से मिलके बने होते हैं वो होते हैं भगवान, और बाकी को हम बोलते हैं देवता। देखिए भगवान 3 है केवल, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसके अलावा हम किसी को भी भगवान नहीं बोलते। आपका वायु को हम वायु देवता बोलते हैं, अग्नि को अग्नि देवता बोलते हैं, पृथ्वी को हम पृथ्वी देवता बोलते हैं। तो आपके 38 कोटि के देवी देवता हैं, और भगवान 3 अलग हैं। इनके अलावा 38 प्रकार के देवी देवता हैं और 3 भगवान हैं। अब आप क्या करेंगे कि आप चाहते हो कि उस देवी देवता की पूजा की जाए, तो जितने भी देवी देवता हैं वो केवल एक तत्व को आपके सेटिस्फाई करते हैं, सिंगल एलिमेंट को।
आप 5 महाभूतों से मिलके बने हुए हैं, पंच तत्वों से मिलके बने हुए हैं आप, और पंच तत्व आपकी परेशानियों का कारण उनमें से कोई एक या इन तत्वों का मिसबैलेंस होता है। किसी तत्व की गद्दी आपके शरीर के अंदर हो जाती है या कमी हो जाती है, वो आपको बीमार करती है। तो आप चाहे एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, चाहे आयुर्वेदिक के पास जाइए, चाहे होम्योपैथिक के पास जाइए, वो ब्लड टेस्ट करता है। ब्लड टेस्ट में ये पता करता है कि कौन सा एलिमेंट की कमी है आपकी बॉडी के अंदर। ये सभी एलिमेंट है आपका, जैसे मेटल की कमी है वो पृथ्वी तत्व है बेसिकली। हम कहते हैं ना आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, इसकी कमी है, उसकी कमी है, वो सब पृथ्वी के अंदर मिलते हैं, पृथ्वी तत्व हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर जो भी परेशानी है, जो आपको मेंटल प्रॉब्लम है, तो वो भी जल तत्व की वजह से होती है, मून उसका कारक है। अब तो आपकी बॉडी में जो भी आपकी चाहे फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम है, फिजिकल कंडीशन में प्रॉब्लम है, तो इनका इम्बैलेंस होता है। जो रेशो होना चाहिए उतना रेशो नहीं होता आपकी बॉडी के अंदर, तब हमको बीमारी होती है, हमें परेशानी आती है। अब हम क्या करते हैं कि आपको कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोलॉजर है जिसको पूरी जानकारी है, वो आपको ये बता पाएगा कि ये पर्टिकुलर तत्व की वजह से आपको परेशानी है। अभी यदि आप म्यूट कर लें प्लीज, आपके नॉइस आ रही है, लगा दें No. सब म्यूट कर लें प्लीज जब तक मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो मैंने बताया कि आपको ये, मैं आपको बिल्कुल लॉजिकल और साइंटिफिक चीज़ बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। और आप यदि एक्चुअल यदि बहमी नहीं है और आप अंधविश्वास में बिलीव नहीं करते, तो मैं आपको जो बिल्कुल करेक्ट चीज़ बता रहा हूँ, ये आप इंसिस्ट करते हो तो मैं रेमेडीज़ भी बताता हूँ। बाकी मेरा जो रेमेडीज़ के बारे में जो बिलीव है वो मैं अभी आज की क्लास में बता रहा हूँ। इसके बियॉन्ड कोई रेमेडी नहीं होती, वो सब एस्ट्रोलॉजिस्ट के पैसा कमाने के धंधे हैं। यही रेमेडी है जो अभी बता रहा हूँ मैं। तो पंच तत्वों को हम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बीमारी होती है, अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बेसिकली क्या करता है कि वो आपका टेस्ट करता है किसी भी तरीके का। गला खराब है, कफ है, तो उससे कफ सिरप दे देता है। बुखार है तो वो आपको पैरासीटामोल दे देगा, डोलो 650 mg दे देगा। और इसी तरीके से आपको किस ऑर्गन के अंदर डिजीज है वो दे देता है, क्योंकि डॉक्टर को टेस्ट करने का तरीका पता है, आप उससे रिकवर कर जाते हो। एस्ट्रोलॉजी में यदि हमारी जो परेशानी है उसकी जड़ कौन सा ग्रह है, तो उसको पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। कई बार हमें एक या एक से ज़्यादा ग्रहों से भी परेशानी होती है। जैसे बीमारी भी कई तरीके से होती है, तो वो कई सारी टैबलेट दे देता है, मगर कुंडली के अंदर पूरी तरीके से एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसका रीज़न ये होता है, हम डिविजनल चार्ट में पहुंचते हैं तो बर्थ टाइम में यदि इनएक्यूरेट है तो दिक्कत है, और आपको पता चला आपको परेशानी तो मंगल कर रहा है और आप उपाय बुध का कर रहे हैं। अब आपको पता ही नहीं चला तो आप जो उपाय कर रहे हैं वो तो बुध एलिमेंट मतलब पृथ्वी एलिमेंट आपका सेटिस्फाई होगा, और आपको बीमारी अग्नि एलिमेंट की वजह से, मार्स की वजह से। तो हम क्या कर रहे हैं कि स्पेसिफिक प्लैनेट्स की क्यों हम वो करना चाहते हैं रेमेडी, आप उसकी करिए ना भगवान की। जो पांचों तत्वों का वो सभी ग्रह उन्हीं के अधीन आते हैं। आपके जितने भी आपका इष्ट देवता भी उसी के अधीन आता है। देवता है ना, इस देवता इज नॉट ए गॉड, भगवान थोड़ी है इस देवता, वो इष्ट देवता है, आपका भाग्य देवता है। जितने भी तरीके के देवता आप मान के चलते हो वो सब ईश्वर के अधीन आते हैं, भगवान के अधीन आते हैं। अब जब भगवान के अधीन आते हैं तो आप किसकी पूजा करोगे? जिसके अधीन आते हैं उसकी पूजा करोगे या सबॉर्डिनेट की करोगे? सबॉर्डिनेट की करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपके पास ऐसा कोई उपकरण नहीं है, कोई टेस्टिंग पर्पज नहीं है। इतने ज्ञानी आपको एस्ट्रोलॉजर्स नहीं मिलेंगे जो आपको एग्जैक्टली ये बता पाएंगे कि भाई इसी प्लेनेट की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। अब हमने देख लिया कि ये आपको ये बता दिया मैंने कि ये मंगल आपकी प्रॉब्लम का कारण है। अब मंगल आपकी प्रॉब्लम का कारण है, अब मंगल की रेमेडीज ले रहे हो और पता लगा मंगल है ही नहीं प्रॉब्लम का कारण, तो आप एक साल तक भजन कर रहे हो, मंत्र पढ़ रहे हो, और इसके बाद आप कहते हो तो एस्ट्रोलॉजर तो आके बेवकूफ़ बनाते हैं, इन्हें तो कुछ पता होता नहीं है, मैं तो एक साल से भजन कर रहा हूँ मगर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं उसका आपको जो रेमेडीज़ बताता हूँ मेरी बिल्कुल सिंपल रेमेडीज़ होती हैं। आप यदि कर सकते हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और उसका लघु विष्णु सहस्त्र नाम भी होता है, मैंने अपने चैनल पे भी डाला हुआ है। वो आपको किसी भी ना इष्ट देव की आराधना करने की ज़रूरत है, ना किसी और देव की आराधना करने की ज़रूरत है। आपकी यदि विश फुलफिलमेंट नहीं हो रही हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं लाइफ के अंदर, आपको पता लग रहा है कि भाई मेरी कोई भी विश पूरी नहीं होती, तो आपको मैं रेमेडीज़ बता रहा हूँ। देखिए रामबाण रेमेडीज़ हैं, आप कितना बिलीव करते हो आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, क्योंकि जो एज ए बिजनेसमैन, एज ए टीचर, मुझे तो वीडियो पे भी गाली दे देते हैं लोग कि मैं रेमेडीज़ को क्रिटिसाइज करता रहता हूँ। आपकी जो इष्ट देवी हैं
आप इष्ट देवी के मंदिर में जाइए और इष्ट देवी को आप अपना समर्पित होकर कह दीजिए कि मेरी ये परेशानी है, आप ही का, आपको मैं समर्पित हूँ पूरी तरीके से, आप ही की मेरी ज़िंदगी दी हुई है, जो भी चला रहे हो आपकी इच्छा से ही चल रही है, आप जैसा करना चाहो मुझे कर दीजिएगा, मेरी इच्छा पूरी हो या ना हो, मैं 1 साल बाद आपके पास आऊँगा, फिर 2 साल बाद मैं आपके पास आऊँगा। तो आप ये मानकर चलेंगे कि आपकी वो विश फुलफिलमेंट 100% होगी, यदि आप उसमें बिलीव करते हैं। तो देवी में केवल आप इसी पर्पज से जा रहे हैं कि मेरी विश पूरी हो, आप सरेंडर करिए अपनी कुल देवी को। आपको देवी नहीं पता है तो मैं तरीका बता देता हूँ कि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य का जिस भी प्लेनेट से लिंक है, सूर्य का जिस भी प्लेनेट से लिंक है, नियरेस्ट लिंक है, यदि चंद्रमा से लिंक है या आपका वीनस से लिंक है, जिस भी प्लेनेट से लिंक है, यदि चंद्रमा या वीनस से लिंक है तो आप देवी की पूजा कर लीजिए। देवी मालूम है तो देवी की ही करिए, मगर आपकी कुंडली के अंदर आपको देवी नहीं पता तो यदि आपका चंद्रमा और सूर्य से लिंक है तो आप देवी की पूजा कर लीजिए। यदि मरकरी से लिंक जनरली सभी की कुंडलियों में होता है, मरकरी से लिंक है तो आप गणेश जी की पूजा करिए। और यदि शुक्र से आपका लिंक हो गया तो आप कुलदेवी की अपने पूजा करिए। कुलदेवी नहीं पता तो आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर लीजिए। और सूर्य का लिंक है, मैं बता रहा हूँ, सूर्य के लिंक से बता रहा हूँ। सूर्य एक्चुअली आत्मा का कारक है। पुराने समय के जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं आपकी कुल देवी और कुल देवता पता करने का तरीका ये निकालते थे कि सूर्य का जिनके साथ लिंक होता था वो उन प्लैनेट्स को हम मान के चलते थे कि वो आपके कुल देवता या कुल देवी हैं। तो मरकरी तो आपका लिंक ज़्यादातर कुंडलियों में होगा। आप गणेश जी की पूजा करेंगे तो भी आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन, आपने इष्ट देवता की ही पूजा करनी है। तो इष्ट देवता का मैं तरीका बता देता हूँ। आत्मकारक प्लेनेट पकड़ लीजिए, एक के जो आपका हाईएस्ट डिग्री का ग्रह होता है उसे हम आत्मकारक बोलते हैं। आप नवांश कुंडली के अंदर चले जाइए, आत्मकारक आपका जहां पर भी बैठा है उससे 12वें ग्रह में जो भी प्लेनेट है 12वें भाव में आत्मकारक से, वो आपका इष्ट देवता होगा प्लेनेट। और यदि कोई प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है तो उसका लॉर्ड इष्ट देवता हो जाएगा आपका। एक से ज़्यादा प्लेनेट बैठे हुए हैं तो हालांकि उनमें कहा जाता है कि उनमें जो बलि है उसे आप मानकर चलेंगे, पर बलि निकालना फिर डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप दोनों देवताओं की पूजा कर सकते हो यदि आप इंडिविजुअल देवता की ही पूजा करना चाहते हो। मगर मैं फिर भी आप सभी को ये एडवाइस करूंगा कि आप किसी एक भगवान की पूजा करें, किसी की भी भगवान की कर सकते हैं आप, महादेव की भी कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है कि देखिए आपके 3 भगवान हैं जो मैंने अभी आपको कहानी बताई, ब्रह्मा विष्णु महेश, और एक शक्ति है। शक्ति जितनी भी देवी है उसे हम शक्ति बोलते हैं, तो वो भगवान का ही रूप है। तो म्यूट कर लें प्लीज़, ये बार बार क्यों बोलना पड़ता है। सर जी इस देवता दोबारा से बता देना एक बार। आप दोबारा वीडियो देखना, अब दोबारा नहीं बताऊंगा, मुझे पता नहीं मैंने क्या क्या बताया है। मैंने फ्लो बोल जाता हूँ फिर मुझे ध्यान नहीं रहता खुद ही। आप जो क्वेश्चन पूछोगे वो मैं अपना बोलता रहता हूँ, मुझे पता नहीं कैसे बोलता रहता हूँ। तो वो आप वीडियो देख लेना, वीडियो तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ना, कल देखना। तो अब क्या है कि सर शुक्र के लिए कौन सी देवी को ही मानेंगे ना? लक्ष्मी, शुक्र के लिए महालक्ष्मी। महालक्ष्मी, ठीक। क्या टॉपिक चल रहा था भूल गया। 3 देवता है सर। सर 3 देवता, 3 भगवान। हाँ आप सुनिए जरा, देखिए। सर जी 3 भगवान। हाँ आप म्यूट कर लो बात। तो देखिए ये आपका जो रेमेडीज का है, मेरे से बार बार पूछते हैं और मैंने अभी कुछ वीडियोस भी डाले हैं रेमेडीज के, पर मैं आपको जो रियलिटी बता रहा हूँ कि जो सर्वशक्तिमान, या तो हम मानते ही नहीं है। जब हम मानते हैं कि सर्वशक्तिमान कौन है उसकी हम पूजा नहीं करना चाहते, हम सबऑर्डिनेट की पूजा करना चाहते हैं। ऐसा हम क्यों चाहते हैं मुझे नहीं समझ में आता। तो आपको क्या है कि हमारे जो अलग अलग युग होते हैं, एक सतयुग होता है, इसके बाद हमारा त्रेता आता है, द्वापर आता है और कलयुग आता है। ये 4 युग हैं, वो चारों युग मिलकर एक कल्प बनाते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि अलग अलग जो लोग हैं, कुछ लोग ये मानते हैं कि भगवान विष्णु सबसे बड़े भगवान हैं जिन्हें हम वैष्णव बोलते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान शंकर सबसे बड़े भगवान हैं, उन्हें हम शैव बोलते हैं। और कुछ लोग देवी को सबसे बड़ा मानते हैं, पावरफुल।
तो वो एक्चुअली क्या होता है कि जो एक कल्प में एक पर्टिकुलर भगवान की आराधना शुरू में सबसे ज्यादा आती है, तो उस कल्प के लोग ये मान के चलते हैं वही सर्वशक्तिमान है। तो अलग अलग कल्प में इन अलग अलग भगवानों को अलग अलग तरीके से सर्वशक्तिमान माना गया है, मगर इनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, सब इक्वली। आप लोग ये माइक्रोफोन ऑन करोगे, वो बार बार मुझे वो करना पड़ता है, साउंड कम हो जाती है, बाद में आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, तो माइक्रोफोन ऑन करिए मत प्लीज। तो जो आपका सर्व शक्तिमान है, तो उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। तो आप जिस मर्जी की कर सकते हो। तो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा ये मानना है, और ये के.एन. राव सर का भी है, हरिदास बाबा का भी है, बी.वी. रमन का भी है, कि आपको कोई रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है। आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। विष्णु सहस्त्रनाम के आप नहीं कर सकते तो आप 12 या 15 मंत्र हैं, उन मंत्रों का रोजाना आप जाप करें। मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको किसी भी रेमेडी की जरूरत नहीं है। आपको असर करेगी तो वो करेगी, नहीं कोई भी नहीं करेगी। असर करनी होंगी तो वही आपके मंत्र काम कर जाएंगे, बाकी आप जो मर्जी करते रहो वो कोई भी असर नहीं करने वाली है। आप सोचोगे कि हमारे पास असर नहीं हुआ, तो नहीं हुआ। अब असर में क्या है कि आपका जो पूर्व जन्म कर्माज है, उनमें आपके वो जो कर्माज की वजह से आप सफर कर रहे हो, वो यदि दृढ़ कर्माज हैं तो कोई रेमेडी काम नहीं कर सकती दुनिया की। अदृढ़ और दृढ़ कर्माज है या इस जन्म के कर्म है, तो उन पर तो रेमेडीज काम करेगी। आपको विष्णु सहस्त्र नाम से भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आपको फायदा होने वाला नहीं है। आप ये गांठ बांध के वो कर लें, वो उससे बेटर कोई रेमेडी नहीं है। आप ओम नमः शिवाय का पाठ कर सकते हैं। आपका चंद्रमा कमजोर है, मून यदि आपका वीक है, तो मून के लिए हम मान के चलते हैं कि शिव जी ने अपनी जटाओं में चंद्रमा को धारण किया हुआ है, तो आप ओम नमः शिवाय का पाठ कर सकते हैं। चंद्रमा के दर्शन करके आप ओम नमः शिवाय का रेगुलरली पाठ करें। जब चंद्रमा बली हो तो करो, आप कर उस सर्वशक्तिमान का ही रहे हो, शिव का ही कर रहे हो ना आप। और अभी किसी ने कहा दुर्गा सती का पाठ करें, वो शक्ति है, उसका भी आप पाठ कर सकते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर। आपको ये नहीं देखना आपका इष्ट देव कौन है, कौन सा प्लेनेट आपका खराब है। ये प्लेनेट सब इन्हीं के अधीन है, ये सब इनकी तीनों की इच्छा के बगैर ये कुछ भी नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश या शक्ति, क्योंकि ब्रह्मा की तो कोई आराधना करता नहीं है, वो तो ब्रह्मांड है, सर्व प्रेजेंट जो है वो ब्रह्मा है, आप खुद ब्रह्मा है, तो उसकी कोई आराधना की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप विष्णु की आराधना करें, शिव की आराधना करें, या शक्ति की आराधना करें। शक्ति में जो आपकी ये हम दुर्गा सती का पाठ करते हैं, इनमें किसी की भी आप कर सकते हो। दृढ़ कर्मा अदृढ़ कर्मा नहीं, पहले तो इनको मैं बात कर लेता हूँ, फिर इस पर भी मैं बात करूंगा। तो हमारी तो ये हाँ वगेला जी, आपको कुछ पूछना है अभी और बताइए। नहीं सर, ठीक है, समझ में आ गया। और मैंने इष्ट देव भी आपको बता दिया, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। और आप मेरे ठीक है सर, ठीक है। वीडियोस देखते रहा करो। अभी मैं टाइम टू टाइम अभी मैंने काफी वीडियोस डाले हैं रेमेडीज के, और तो वो उनमें मैंने इन चीज़ों का जवाब देने की कोशिश की है। वो आप लोगों की वजह से ही डाले हैं, इससे पहले मैं जनरली डालता नहीं था। तो वो आप पर भी ये है कि आप जो मेन है, आप मेन भगवान को आप पूजा करिए, बाकी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये सभी उसके अंदर आते हैं। देखिए आपको म्यूट कर लें वगेला जी, म्यूट कर लें प्लीज। आपको इनका जो हमारे अवतार हैं विष्णु के, क्यों नहीं विष्णु की आराधना करते। देखिए अवतारों को किससे लिंक किया गया है। आपकी जो सृष्टि की रचना हुई थी उसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहले एक मछली की फॉर्म में वो आए थे, तो मृत्यश का अवतार लिया था, किसने लिया था, विष्णु ने लिया था। फिर इसके बाद आपने देखा जितने भी अवतार हुए, कछुए की फॉर्म में एक अवतार हुआ, वो किसने लिया, विष्णु ने अवतार लिया, वो इन ग्रहों के ही तो अवतार हैं। इसके बाद आपका वरा अवतार था जो राहु का, वो भी भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। वरा अवतार के बाद आपका जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई, वामन अवतार था ब्राह्मण का, एक बौने इंसान का, वो भी भगवान विष्णु का अवतार था। इसके जो जुपिटर का अवतार है गुरु का। इसके बाद जो आपका नरसिंह अवतार था, एक इंसान और शेर का जो अवतार था राक्षसों को मारने के लिए, वो भी भगवान ने ही अवतार लिया था। लाइफ इवॉल्व होती गई इस तरीके से। नरसिंह पहले था और इसके बाद वामन अवतार था जुपिटर का।
तो नरसिंह आपका मार्स का अवतार था। तो ये सभी प्लेनेट भगवान विष्णु के अधीन है। इन सभी को भगवान विष्णु ने अलग अलग जन्म में जब अवतार लिया था तो इन सभी प्लेनेट को उन्होंने यूटिलाइज किया था, 9 के 9 प्लेनेट को। और वो सारे के 9 के 9 प्लेनेट हैं। तो जो भगवान विष्णु की जब आप पूजा करते हो, आपको यदि लगता है तो विष्णु के अलग अलग रूपों की आप आराधना कर सकते हो, क्योंकि विष्णु का ही रूप है सारा। मत्स्य अवतार विष्णु का रूप था, वराह अवतार विष्णु का रूप था, वामन अवतार विष्णु का रूप था। मगर जब उन्होंने वामन अवतार लिया तो वो उससे जुपिटर को उन्होंने यूटिलाइज किया अपने चेले की तरह। आए भगवान स्वयं विष्णु थे। राम कौन थे? सूर्य वंश में उन्होंने अवतार लिया था, तो वो सूर्य को यूटिलाइज किया था भगवान विष्णु ने जब राम अवतार लिया था। कृष्ण अवतार क्या था? वो चंद्रवंशी थे, चंद्रमा को यूटिलाइज किया था। तो आप ये मानकर चलिए ये सभी ग्रह भगवान के अधीन है, इन्होंने सभी पराधीन है, अधीन क्या है। तो ये आप जब भगवान विष्णु की आराधना करते हो तो ये सभी ग्रह अपना आप ही उनके अंडर में काम करते हैं, सबऑर्डिनेट हैं। तो इनकी कोई ताकत नहीं है कि वो भगवान विष्णु को यदि आप खुश कर लेते हैं तो आप वो आपका कोई काम न बने। अब आ जाता है दृढ़ कर्मा, दृढ़ कर्मा और अदृढ़ कर्मा। जनरली हम क्या करते हैं, कोई ऐसे कर्म करके आप आ चुके हो अपनी जिंदगी के अंदर जो कि माफ होने लायक नहीं है, जिन कर्मों की सजा माफ नहीं हो सकती, वो आपके दृढ़ कर्मास होते हैं। दृढ़ कर्मास को आप कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती। भगवान श्री राम को वनवास हुआ, भगवान श्री राम को वनवास कैसे हुआ? मैं बीच बीच में देखिए स्टोरी सुनाता रहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत आध्यात्मिक पर्सन हूँ और मैं ये चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, तो इसलिए मेरे उसमें आ जाता है जब भी टॉपिक आता है। और मुझे इंटरेस्ट है काफ़ी, क्योंकि मेरे फादर ये सुनाया करते थे, वो कथाएं पढ़ा करते थे, तो बचपन से मैंने सुना है, इसलिए मैं बीच बीच में बता देता हूँ। तो हुआ क्या कि जो हम कहते हैं ना कर्मा थ्योरी, दृढ़ कर्मा, अदृढ़ कर्मा और दृढ़ कर्मा के अधीन ही सारे लोग पैदा होते हैं। भगवान ने भी अलग अलग रूप रखे। तो भगवान श्री राम का आपको पता है वो होने वाला था राज्याभिषेक। तो राज्याभिषेक होने वाला था, तो कैकेयी ने ये वरदान मांग लिया कि इन्हें वनवास भेजिए। उसकी भी किसी क्लास में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा कि कैकेयी ने वरदान जो मांगा था वो दशरथ के कहने पे मांगा था। और दशरथ और कैकेयी ने मिलकर सारी चीज को बनाया था कि इस तरीके से वरदान मांगना है जिससे ये होगा। उसकी कहानी मैं बताऊंगा कि बाली से एक बार दशरथ की लड़ाई हुई थी। मैं बता देता हूँ, 2 मिनट में आपको इंटरेस्टिंग लगेगी कि बाली एक बार लड़ने आ गया दशरथ से, और बाली ने दशरथ को ललकारा कि आओ युद्ध करो। तो राजपूत कभी भी चाहे हारना हो या जीतना हो, वो युद्ध करने से हट नहीं सकते थे। दशरथ को पता था मैं बाली से नहीं जीत सकता, बाली से कोई भी नहीं जीत सकता था। तो बाली ने कहा कि यदि मैं जीत गया तो मैं तुम्हारा ये राज मुकुट ले लूंगा। तो बाली ने दशरथ को हरा दिया नेचुरली, और राज मुकुट लेकर चले गए। तो दशरथ राजा थे मगर राज मुकुट उन पर नहीं था। ये बात कैकेयी को पता थी। अब क्या हुआ, जब उनका भगवान श्री राम का वो होने वाला लगा राज्याभिषेक, और ये चीज़ मैं किदवंती है, मैं कोई किसी को बुरा लगे तो माफ़ करेंगे मुझे, कोई भी सुनना चाहे, क्योंकि मैं कोई धार्मिक गुरु नहीं हूँ। मगर जो जैसी चीज़ मैंने सुनी है उस तरीके से मैं बता रहा हूँ। आपकी जो श्रद्धा है वो ठीक होगी, मैं हो सकता है बता रहा हूँ वो गलत है, पर ये किदवंतियाँ हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि वो कैकेयी को, और उनको पता था राज्याभिषेक की घोषणा कर दी गई, मगर राज मुकुट तो था ही नहीं, तो राज्याभिषेक राम का कैसे हो सकता था। तो कैकेयी ने दशरथ को सलाह दी कि अब राज्याभिषेक तो हो नहीं सकता, हमारे पास तो मुकुट तो है ही नहीं, तो हम राज्याभिषेक करेंगे कैसे। तो उन्होंने कहा कि मेरे 2 वरदान सभी को मालूम है, आपके ऊपर ड्यू है मेरे 2 वरदान जो मैं मांग सकती हूँ कभी भी। तो आप राज्याभिषेक की घोषणा कर दो, और जब जिस समय पर ये होने वाला होगा मैं आपसे 2 वरदान मांग लूंगी, और इस तरीके से आप इस चीज से बच जाओगे। अब आपको मालूम है बाली को मारा था भगवान श्री राम ने, तभी वो राजमुकुट वापस मिला था। सुग्रीव ने उन्हें, जब वो दोबारा से राजा बने थे, तो सुग्रीव को पता था कि वो बाली के पास राजमुकुट है अयोध्या का। वो बाली को मारने के बाद सुग्रीव ने, आपको मालूम है जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था तो उनके सर पे जो मुकुट रखा था वो सुग्रीव ने रखा था, वो वही राजमुकुट था। तो इस तरीके की वो कहानी है। अब जो मैं दूसरा बताता कर्म थ्योरी, तो उनको जब ये होने वाला था, राम के कर्म आ जाते हैं। देखिए राम का जब राज्याभिषेक होने वाला था तो कैकेयी माँ ने उनसे 2 वर मांग लिए, दशरथ ने वर दे दिए। अब वर दे दिए तो वहां पर क्या हुआ कि जैसे ही वर दिए तो राम जाने लगे वनवास। वो तो भगवान थे, उन्हें तो सब पता ही था।
तो लक्ष्मण ने कहा कि विरोध किया कि लक्ष्मण ने कहा आप पिता से क्यों नहीं कहते, ये तो अधर्म है। एक्चुअली पिता की भी बात पूरी तरीके से मानना जरूरी नहीं है, जब वो अधर्म कर रहे हो तो पिता के सामने भी खड़ा हो जाना चाहिए। तो भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं, ये मेरे सब कर्मों का फल है, मुझे मालूम है, क्योंकि जो माँ कैकेयी मुझे अपनी कौशल्या माँ से ज़्यादा प्यार करती थी, वो वरदान मांग ही नहीं सकती। जब माँ कैकेयी ने वरदान मांगा है तो इसका मतलब ये मेरे कर्मों का फल है। जो मेरे पिता, मुझे मालूम है मेरे जाते ही उनके प्राण चले जाएंगे, उन्हें भी मालूम है प्राण चले जाएंगे, फिर भी वो मुझे भेज रहे हैं, ये उनके भी कर्मों का फल है। श्रवण कुमार को मारा था तो उनको भी कर्मों का फल उन्हें मिलने वाला है और मेरे भी कर्मों का फल मिलने वाला है। तो जो भगवान श्री राम जो स्वयं विष्णु थे, उन्होंने भी अपने कर्मों के फल को भोगा था। ये वो कर्माज थे जो दृढ़ कर्माज हैं, और इनके बारे में मैं किसी और क्लास में बताऊंगा कि भगवान ने भी कौन से गलत कर्म किए हैं जिनकी उनको सजा मिली थी। समुद्र मंथन की कहानी है, जब भगवान ने राहु का सर काट दिया था, तो वो वहाँ पर एक भगवान ने भी कई बार आपने देखा है कि उस तरीके से देवताओं को बचाने के लिए उस तरीके के कर्म किए हैं, तो उनकी सजा उन्हें भी मिली। तो वो जो दृढ़ कर्माज हैं उनको आप कट नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में भी आप कुछ ऐसे कर्म करके आए हो जो आपको नहीं करने चाहिए थे, जिन्हें कहते हैं ना अनकॉल्ड फॉर, ऐसे कर्माश जो कि दुर्दंत हैं, जो कि बहुत दुनिया नहीं मान के चलती या जिनको हम कहने में शर्म आती है, आप उस तरीके के जो कर्म करके आए हो वो दृढ़ कर्माश होते हैं। उनकी सफरिंग के लिए ही आप इस दुनिया के अंदर आए हो। हम जो यहाँ हैं ये कर्मों को सफर करने के लिए हैं और कोई नहीं है। जो कहते हैं ना लोग हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, योर ऑब्जेक्ट इज नथिंग। जो अलग अलग एस्ट्रोलॉजर अपनी कहानियां बना बना के बताते रहते हैं, हम लोग वीडियो देख के बेवकूफ़ बन रहे होते हैं, 8th लॉर्ड 5th लॉर्ड, ये लॉर्ड वो लॉर्ड। जो इस लाइफ का जन्म है, हमारा जन्म का एकमात्र मकसद होता है कि अपने कर्मों की सजा काटना। हमें एक फ्री विल दी हुई है, एक कुछ एक कर्मास करना, जिससे कि जब तक हम अगले जन्म में जाएं तो हमारे कर्मों में कुछ कमी हो जाए खराब कर्मों में, और अच्छे कर्मों में वृद्धि हो जाए। उल्टा भी हो सकता है कि खराब कर्म आपके बढ़ सकते हैं। तो जब ऐसे कर्म जिनका आप कोई भी तोड़ नहीं है, उन्हें हम दृढ़ कर्मास बोलते हैं। एक दूसरे कर्मास होते हैं जिन कर्मास को आप टाल नहीं सकते, मगर उन्हें आप जब काट रहे हो उनके कष्ट आपको महसूस नहीं होगा। वो दूसरे कर्मास होते हैं जिन्हें बोलते हैं अदृढ़ कर्मास। मतलब महसूस नहीं होगा का मतलब कि हम तकलीफ में बैठे हुए हैं, मगर हम कुछ ऐसे काम में लगे हुए हैं, भगवान की श्रद्धा में लगे हुए हैं कि हमें अपनी तकलीफ का एहसास ही नहीं होता। जैसे आपको पता है कि आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम में लगे हुए हो और आपको भूख लग रही है, आपको भूख का एहसास नहीं होगा, सुबह से शाम तक आपको खाना नहीं मिलेगा, तभी भी आपको कोई एहसास नहीं होगा। आपको तब ध्यान आएगा कि खाना नहीं खाया जब आपका काम खत्म हो जाता है। तो भगवान आपको ताकत दे देता है, तो वो दूसरे तरीके के कर्मास आपके कट जाते हैं, जिनको कि आप यदि भगवान को पूरी तरीके से आप सरेंडर कर देते हैं तो आपको, जिसको विष्णु सहस्त्र नाम जिसका उपाय है, तो मैं विष्णु सहस्त्र नाम में कहता हूं कि हमें अपने पूरी तरीके से सरेंडर करके संकल्प के साथ उसका पाठ करना चाहिए। तो जो आपके अदृढ़ कर्मास हैं वो आपके कुछ हद तक कट जाते हैं। तीसरे जो कर्मास होते हैं दृढ़ कर्मास, इनके लिए ऐसा कहते हैं कि ये भगवान की पूजा या और रेमेडीज के थ्रू इनको पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है। तो हमारे जो 3 तरीके के पूर्व जन्म के कर्मास होते हैं उसमें रेमेडी केवल एक पर्टिकुलर टाइप के कर्मास पर काम करती है। तो आपकी कोई भी रेमेडी यदि काम नहीं कर रही, अब विष्णु सहस्त्र नाम बार बार इसलिए बोलते हैं कि जो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करता है 3 में से 2 तरीके के कर्मों के कष्ट उसे नहीं भोगने पड़ते, मगर एक तरीके के कर्मों के कष्ट उसे डेफिनेटली भोगने पड़ेंगे, जिसे हम दृढ़ कर्मास बोलते हैं। मैडम क्लियर है? थैंक यू, बट थैंक यू। और कौन सी दृढ़ कर्म है, कौन सी अदृढ़ कर्म है, कौन सी दृढ़ अदृढ़ कर्म है? मैडम अब वो मैं डिफाइन करूंगा। आप किसी भ्रूण हत्या करते हो, दृढ़ कर्म है। लड़की पैदा है, कोख के अंदर आपने मार दी, दृढ़ कर्म है, आपको अगले जन्म में वो करना पड़ेगा। किसी गाय की हत्या कर दी, सनातन धर्म के हिसाब से दृढ़ कर्म है। आपने किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी, किसी गरीब आदमी को आपने सता दिया, कोई आपके घर पे काम करने वाला आ रहा है, उससे आपने ये नहीं है जी नहीं, वो कैसे पता कर सकते हैं कौन सी अदृढ़ कौन सी दृढ़? हमारा कुंडली से, इस जन्म में हमारा कुंडली से चार्ट देख के आइडिया नहीं हो सकता कि कर्म दृढ़ है कि अदृढ़ है, कौन से किन भावों से रिलेटेड। हमें मेडिटेशन में जाना पड़ेगा वो पता करने के लिए, आपको भगवान से संपर्क करना पड़ेगा। आपको पूर्व जन्म में जाना पड़ेगा मेडिटेशन के थ्रू। जो हम मेडिटेशन के थ्रू त्रिकालदर्शी लोग पता कर सकते हैं, वो आम आदमी नहीं पता कर सकता।
आप मेडिटेशन के थ्रू अच्छा अगले जन्म में चले जाते हैं। जैसे वेद व्यास ने एक महाभारत होने से पहले लिख दी थी, वाल्मीकि ने रामायण होने से पहले लिख दी थी। तो उस तरीके के जो मेडिटेशन में पहुंचते हैं वो लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारे कौन से हम कर्म करके आए हैं, जैसे आपको अदरवाइज कैसे पता चलेगा इस जन्म में, आम ये आदमी को कौन सी नहीं नहीं पता। है, नहीं कौन सी नहीं है। सर एक आकाशिक रिकॉर्ड भी तो होते हैं ना, उसमें पता चल जाता है कि ये भी तो चल रहा है आजकल, आकाशिक रिकॉर्ड वाला जो। नहीं ये कर्म, ये ग्रह ऐसा होने से आपने दृढ़ कर्म करके आ गया, जो भी हो, ये कर्म करने से आपका अदृढ़ कर्म, वो जो भी हो, एनीथिंग में भी हमें पता नहीं कौन सी, वो पता कर नहीं सकता कौन सी कर्म हम किए तो वो नहीं पता सकता। ऐसा बट है कि आपके जो भी प्लेनेट कुंडली के अंदर, मैं उसका आंसर दे रहा हूं मगर अनवेरीफाइड हाँ आंसर है। ऐसा हाँ होता हाँ है कि जो हम आप लोग कोशिश कर रहे होते हैं उस तरीके का आंसर है कि आपकी कुंडली के अंदर हम जब कहते हैं कि आपके जो प्लैनेट्स की जो प्लेसमेंट होती है कुंडली में, वो सभी प्लेसमेंट का एक कुछ ना कुछ कारण होता है कि आपके एक पर्टिकुलर आपकी लग्न बनी, उसका एक कारण है उस कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह कंबस्टेड है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके जो त्रिसाढ़ हाउसेस के लॉर्ड होते हैं, तो त्रिसाढ़ हाउसेस के लॉर्ड आपको कष्ट देने के लिए आए इस जन्म में आप आए हो, तो उन हाउसेस हाँ से, उनके लॉर्ड से रिलेटेड जो भी आपके काम होते हैं, वो इसका मतलब आप अदृढ़ कर्मास करके आए हो, वो मेन सफरिंग, वो दृढ़ कर्मास करके आए हो, मेन सफरिंग का कारण ये वो प्लेनेट आपके बनने वाले हैं इस जन्म में, वो इसका मतलब अच्छा दृढ़ कर्मास से लिंक्ड है, मगर स्पेसिफिक कर्मा कोई नहीं बता सकता। ठीक है, थैंक यू। हाँ वो तो पता नहीं सकता। एंड ये भी कहते हैं ना, जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो हाँ वो पूर्व जन्म का पाप है। नहीं जुपिटर रेट्रो है तो नहीं, सुनिए उसको मैं बताता हूँ। जो रेट्रोगेट प्लेनेट में क्या होता है कि आपके हम कंप्लीट कर्मास जो नहीं करके आए होते, आप देखते हैं ना बहुत सारे लोग अच्छा कंप्लीट पूरा कर्मास नहीं करके आते। जैसे एक हाँ बच्चा हाँ पैदा हुआ 18-20 साल का और उसकी 18-20 ईयर में बाई एक्सीडेंट या किसी तरीके से डेथ हो गई, तो वो अपने नहीं तो अपने फादर से रिलेटेड कर्मास पूरे करके आया है, नहीं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कर्मास पूरे करके आया है, तो उसकी कुंडली के अंदर आपका सैटर्न रेट्रोगेट हो सकता है, उसकी कुंडली के अंदर आपका सूर्य की स्थिति खराब हो सकती है क्योंकि वो अपने पेरेंट से रिलेटेड कर्मास कंप्लीट करके नहीं आया। दूसरा है, वो एक व्यक्ति ने मैरिज की, एक फौजी है, फौजी ने मैरिज की और मैरिज करके वो लड़ाई पे चला गया, लड़ाई में गया और वहाँ पे उसके साथ मिसहैपनिंग हो गई, तो देखिए उसने अपने पत्नी से रिलेटेड कर्मास इनकम्प्लीट रह गए उसके। इसके अलावा उसने अपने शौर्य से रिलेटेड कर्मास भी इनकम्प्लीट हो गए, क्योंकि मरना क्या मतलब, आप वो लड़ाई जिता नहीं पाए ना, तो उसका मार्स रेट्रोगेट होगा, उसका वीनस रेट्रोगेट होगा कुंडली के अंदर। इस तरीके से हम उन चीज़ों को देखेंगे। अब जरूरी नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ और उस काम से रिलेटेड कर्मास उसके अधूरे रह गए हों तो वो प्लेनेट रेट्रोगेट होता है। तो रेट्रोगेट प्लेनेट को हम 2 भावों में मानते हैं। ये नाड़ी सूत्र है कि वो जहाँ पर बैठा होता है वहाँ तो होता ही है और उससे पिछले भाव में भी होता है। रेट्रोगेट प्लेनेट के लिए हम क्या कहते हैं, शनि आपका रेट्रोगेट है, इसका मतलब आपको लाइफ में स्ट्रगल करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, और वो भी किससे, प्रोफेशन से रिलेटेड। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि आप प्रोफेशन, आपके काम से रिलेटेड कर्मास को अधूरा जो छोड़ कर आए हो, तो शुरू के हिस्से में आपको वो अधूरे कर्म पूरे करने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग में जो आप काम करोगे उसके बदले आपको फल नहीं मिलेगा। जब आपको फल लेने हैं तो एक काम छोड़कर जब आप दूसरा काम करना शुरू करोगे उसमें आपको रिजल्ट अच्छे मिलना शुरू होंगे, या एक जगह छोड़कर दूसरी जगह आप जाओगे तब आपको रिजल्ट अच्छे मिलना शुरू होंगे। तो इस तरीके से हम रेट्रोगेट प्लैनेट्स को रीड करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। सर हाँ जी बोलिए। वो सेकंड हाउस, सर सेकंड हाउस में बृहस्पति हो, पूर्व जन्म का कोई ब्राह्मण का दोष लगा होता है क्या? नहीं, सेकंड किसी हाउस की का कुंडली में बृहस्पति बहुत second अच्छा house- होता है। वो पर्सन बहुत सच्चा होता है, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, बहुत ज्ञानी होता है, परिवार का बड़ा ध्यान रखता है। सेकंड हाउस में बृहस्पति में कोई दिक्कत नहीं है। सर ये जो चीजें आप बता रहे हो वो तो सारी चीजें हैं उस बंदे में, जो प्रैक्टिकल बात बता रहे हो, पर हमको किसी ने कल बोला कि सेकंड हाउस में बृहस्पति है तो हम तो ऐसे कुंडली नहीं देखते क्योंकि उसको पूर्व जन्म का ब्राह्मण का दोष लगा हुआ। और जो ब्राह्मणों ने आप बता रहे हो उसमें गुण वही है। ब्राह्मणों ने कुंडली बनाई थी, सबको ब्राह्मणों का दोष ही लगता है। मैं भी ब्राह्मण ही हूँ, तो ये सब कहने वाली बातें हैं, सब कुछ नहीं है। इन बातों में बड़ी मत स्कॉर्पियो बोलो। लगन था और 9 था।
सर धनु राशि में ही बृहस्पति है, स्कॉर्पियो लगन में, नहीं, बहुत तो स्ट्रॉन्ग है, ऐसे कोई बोले दिक्कत नहीं कि है वो। सेकंड लॉर्ड है, हालांकि वो क्योंकि वहां पर धनु राशि स्कॉर्पियो लग्न में है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। सच्चा भी होगा व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं है उसमें जी। गुरु जी एक बात है, गुरु जी एक बात बताना, भावना मैम। गुरु जी। यस सर, जी नमस्ते सर। सर हम ये पूछना चाहते हैं कि है ना 2 मिनट के अंतराल से अगर D9 चार्ट बदल रहा है, हाँ, कोई दशा भी नहीं बदलेंगी, D24 भी नहीं बदल रहा है, तो सर हम कैसे असेस करें? प्लैनेट की सारी कंडीशन मतलब बदल जाएगी, मगर आप स्ट्रेंथ देखोगे ना नवांश हाँ में, जो नवांश चार्ट बदल गया तो प्लैनेट्स के सभी भाव बदल जाएंगे। तो जब आप D9 को एनालाइज करोगे तो आपका पूरा सारी पिक्चर चेंज हो जाएगी। जैसे आप उसकी मैरिड लाइफ देखोगे, उसके रिजल्ट आपको डिफरेंट मिलेंगे पूरी तरीके से। सर अभी मैरिड नहीं हुई है या फिर अभी कोई ज्यादा मतलब इवेंट्स नहीं है, तो कैसे जज करें कि हम कौन सा लग्न डिसाइड करें? नहीं, वो फिर आपको बाकी पैरामीटर्स पे देखना पड़ेगा। मतलब D9 के ऐसे कोई टूल नहीं है जिससे D9 की लग्न को डिसाइड किया जा सकता है? नहीं, जब तक इवेंट ना हो मुश्किल है। मैरिज वगैरह के बेस पे तो आप कर सकते सर हो। हाँ हाँ, तो मैरिज हो तो थोड़ा आइडिया भी हो। मैरिज हो तो आइडिया सर लग एक बात सकता और है। ये सर क्या हम चार्ट से वृत्तियों का पता कर सकते हैं कि किस माध्यम से पता करते हैं कि सात्विक है कि तामसिक है कि राजसिक है? उसकी नेचर पर्सन की। हाँ सर, नेटिव के हाँ, टेंडेंसीज कैसी हैं? तो सर उसका क्या है, सूर्य को देखें, लग्न को देखें, चंद्रमा को देखें, D9 की लग्न को टेंडेंसी में देखें? मेनली तो लग्न लॉर्ड देखिए उसका। लग्न लॉर्ड का प्लेसमेंट देखिए, लग्न लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है, क्योंकि टेंडेंसीज ऑलवेज जो होती हैं वो लग्न लॉर्ड पर ज़्यादा डिपेंड करती है। आपका लग्न लॉर्ड किस पर्टिकुलर भाव में जाकर बैठ गया है, कौन है, इस पर बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि उस पर्सन की जो ऑलवेज वो होता है, ध्यान होता है, वो उस पर्टिकुलर हाउस की तरफ होता है जिस हाउस में उसका लग्न लॉर्ड जाकर बैठता है थ्रू आउट लाइफ। तो प्लेसमेंट ऑफ लग्न लॉर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उसकी टेंडेंसीज देखने के लिए। फिर लग्न लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है वो भी देखिए, क्या वो नेचुरल मेलिफिक है या बेनिफिक है, क्योंकि लग्न भी उसी तरीके तो से मतलब आपकी डिफाइंड है। राजसिक हैं यस, मतलब? उस पर भी डिपेंड करेगा। ओके सर। 6-8 बारे में चले गया तो हमसे ना मतलब वैसे मानेंगे, नहीं, तामसिक 6 हाउस मानेंगे? में चला गया तो पर्सन ऑलवेज डिसिप्लिन्ड होगा, आप ये कह सकते हो बहुत। तो जो पर्सन डिसिप्लिन्ड होगा उसको, यदि वो कोई थोड़ी बहुत उसके अंदर खराब भी आदतें होंगी उन्हें छोड़ जाएगा वो। जिसका 6 लॉर्ड लग्न 6 में चला जाता है वही आदमी गलत आदतों को छोड़ पाता है, क्योंकि वो बाई नेचर बहुत डिसिप्लिन्ड होगा जनरली। मगर किसी का 4th हाउस में चला गया तो वो नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि वो फिर एक तरीके से आप मान लीजिए वो तामसिक टाइप होगा व्यक्ति, वो एंजॉय करने का चाहेगा लाइफ को हर तरीके से, जिसका लग्न लॉर्ड 4th हाउस में। और लग्न लॉर्ड जिसका 8th हाउस में है वो गुप्त होगा, सीक्रेट लगन लॉर्ड। तो 12th की क्या 12th में अगर लगन लॉर्ड जाता है तो वो कैसा होगा इंसान? 12th की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? 6 की तो समझ में आई कि वो डिसिप्लिन्ड होगा, भाई एक्सरसाइज होती है। 8th में 8th में भी नहीं समझ आई, या तो ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ेंगे, बट इंटरेस्ट किस में होगा उस बंदे का? 8th वाले और 12th वाले आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। अच्छा, ज्यादा सोशल होना नहीं पसंद करते, मतलब जिसको कहते हैं ना फॉरेन जाएगा, जिन कॉम्बिनेशन वो भी बनते हैं। लग्न लॉर्ड इन 12th हाउस, और वो उसका प्लेस डिस्प्लेस होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, और वो ऐसी जगह पे जाकर रहता है जो बहुत ज़्यादा दूर हो। इन जनरल बाकी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा, मगर लग्न लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है जी। सर आप अभी क्या मिथुन राशि में बृहस्पति मिथुन लगन में गया तो मैरिज के इवेंट होते हैं सर। जैसे मिथुन राशि है जिसकी और तुला लगन है, तो उसमें भी तो 5वें भाव को और उसको देख रहा है लगन को सर, तब हो सकते हैं ऐसे चांस? नहीं सर, वैसे एक क्वेश्चन को आप कितनी बार पूछोगे? आप और कोई पूछ रही हूँ तो पूछो। मैं ना एक क्वेश्चन लूंगा, एक्चुअली आज मैं बताना भूल गया सर। जैसे सर मेरा एक क्वेश्चन था ट्रांजिट से रिलेटेड। परवीन जी आप रहने दो, बच्चे पूछने दो। हाँ
सर मैं पूछना चाह रही थी हाँ कुछ। जी मैम पूछिए। सर मुझे ट्रांजिट से रिलेटेड पूछना था। हाँ हेमा मैम आप पूछिए, एक दो क्वेश्चन बताऊंगा। रीजन क्या है कि मुझे थोड़ा आज क्लास जल्दी छोड़नी थी। हाँ जी हेमा मैम हाँ। बताइए। सर मेरा था जैसे मैम ने अभी पूछा था, नीलम मैम ने कि काम कब होगा, तो आपने कहा था पीडी और एसडी पर हम फोकस करेंगे। तो उसमें 3-4 पॉइंट आपने गोचर में बताए थे कि राशि बदल रहा हो कोई ग्रह, या वक्री हो रहा हो, या मार्गी हो रहा हो, या अस्त हो रहा हो, या अस्त से निकल रहा हो। तो ये सब जितने 5 पॉइंट आपने ये बताए, तो इनके अंतर और प्रत्यंतर से कोई संबंध होना चाहिए, या कोई भी ग्रह नहीं जब राशि बदलता है या वक्री मार्गी होता है तो हमें असर डालेगा? नहीं, मतलब जैसे आपको पता है ना कि भाई आप इंतजार कर रहे हो किसी इवेंट का, जी सर। तो वो आप उसमें हाँ ये कोई बहुत लिंक देखने की जरूरत नहीं है। आप पॉसिबिलिटी देखिए जी कब कौन राशि परिवर्तित कर रहा है, उस समय पर आप दशाएं वगैरह देख सकते हो, मगर इवेंट तभी होगा जब आपका इनमें से कोई न कोई चीज हो रही होगी। अच्छा, इनमें से कोई ना कोई चीज हो बिल्कुल, उसका क्योंकि हमारी अंतर प्रत्यंतर और सूक्ष्म दशा हो कोई जरूरी नहीं है। नहीं, दशा तो आप देख ही लीजिए कि भाई चेंज हो रही है क्या, तो उस टाइम पर यदि ट्रांजिट भी कुछ चेंज हो रहा है तो ज्यादा आप स्ट्रांगली बोल सकते हो कि भाई इस समय पर होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा सर। ट्रांजिट और दशाएं दोनों ही रोल प्ले करती हैं। मगर अब इतने शॉर्ट इवेंट में आप छोटी दशा लगा लीजिए और वहां पर दशा भी आपको लग रहा है कि ये बदल के कुछ और दशा आ रही है, चाहे उसको आप बहुत ज़्यादा लिंक नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, और ट्रांजिट भी कोई बदल रहा है या ट्रांजिट में कोई चेंजेस हो रहे हैं, तो आप मानिए कि इस समय पर इवेंट होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। हाँ सर, कई बार दशा वही चल रही होती है, अंतर प्रत्यंतर ने प्रत्यंतर और सूक्ष्म दशा, लेकिन कोई ग्रह चेंज करता है राशि तो उस टाइम कोई घटना घट जाती है, हाँ, वो राशि चेंज कर ऐसा रहा होता है, है कि भाई बकरी एक या मार्गी। देखिए सूक्ष्म दशा एक चल रही है, प्रत्यांतर दशा तो 3 महीने चलेगी, तो दशा शुरू होते ही थोड़ी हाँ इवेंट होगा, कभी भी हो सकता है, तो वो जी सर, ट्रांजिट ट्रिगर करता है उस इवेंट को। ठीक है सर, थैंक ओके। यू। हाँ शशि वाला सर मैम आप मेरा पूछिए क्वेश्चन मेरे था कि जी 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 हम ट्रांजिट को किससे देखेंगे? चंद्रमा नहीं की नहीं राशि नहीं, से देखें, लगने से, चंद्र कुंडली से, या लग लगन से? सब कुछ लगने से देखना है। चंद्रमा से जब कोई इवेंट नहीं देख रहे तो ट्रांजिट क्यों चंद्रमा से देखेंगे, वो उसके एक अलग नियम है, मेरे को नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, मैं ट्रांजिट का एक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। चंद्रमा से क्यों देखेंगे ट्रांजिट, हम ना लगने से देखते हैं ना चंद्रमा से देखते हैं, ट्रांजिट हम देखते हैं हमको किस काम के लिए ट्रांजिट देखना है। वो जो आप ट्रांजिट जी की जी, बात कर जैसे रहे हो, व्यवसाय का। वो जो जी ट्रांजिट की जी बात कर रहे हो वो थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि ये चंद्रमा का ट्रांजिट अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, ऐसे थोड़ी देखते हैं इवेंट ये कराएगा नहीं। इवेंट कराने के लिए इवेंट से रिलेटेड हाउसेस और प्लैनेट से ट्रांजिट को लिंक करते हैं, उसमें लग्न और चंद्रमा से कोई लेना देना नहीं है। तो तृतीय जी 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 सर। जैसे हम कहते हैं कि सूर्य यदि 3, 6, 10, 11 में ट्रांजिट कर रहा है तो उसके रिजल्ट अच्छे होंगे, ये एक अलग बात है कि है आपके तो लिए ट्रांजिट कैसा अगर होगा। तो सुपर इम्पोज ना करें प्लीज एक जना। तो नहीं नहीं, अगर आपने बोला था कि आपकी अगर अंतरदशा चेंज हो रही है और ट्रांजिट में वो जो समय में ट्रांजिट, सपोज गुरु की अंतरदशा आ रही है और ट्रांजिट में अभी गुरु वृषभ में था, अभी मिथुन में हाँ जी हाँ जी, है, लेकिन नहीं सर, किसे लेना है? आपकी वॉइस कट रही है, समझ में नहीं आया क्या बोला आपने। सर अगर आपने एक वीडियो में ऐसा बताया था कि अगर हमारी अंतरदशा चेंज हो रही है और ट्रांजिट में गुरु वृषभ में है तो वो गुरु वृषभ राशि में हमें वो हिसाब से फल देगा। नहीं क्वेश्चन नहीं समझ में आया मैम, क्या कर रहे हेलो हो? क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप क्या बोल रहे हो? अच्छा वो तो दशा प्रवेश पद्धति वो अलग सर, चीज है, वो एक अलग टॉपिक है। हाँ दशा हाँ प्रवेश हाँ, पद्धति उसमें आप ओके, केपी में हो ना, लेकिन केपी में बात करेंगे उस पर, वो केपी में ज्यादा यूटिलाइज होती है। दो तरह की दशा प्रवेश पद्धति है, दशा ओके के सर, कोर्स में हो तो वहां पे भी मैं बताऊंगा, वो हाँ थोड़ा डिटेल टॉपिक है। दशा प्रवेश पद्धति बोलते हैं उसे, वो डिफरेंट है। हाँ हाँ सर, हाँ चलो उसको ओके सर। सूद साहब आपने एंड्रेस किया है। सर मेरा बड़ा छोटा सा कंफ्यूजन है। जी जी आपने वो सूर्य का लिंक की बात हो रही थी, तो लिंक से हमारा क्या मतलब है? जो प्लेनेट उसके साथ कंजंक्शन में है या किसी और कंटेक्स्ट में आप कह रहे हैं? ऐसे है सर, बेसिकली इसका जो फंडा है ना, ये बेस्ड जी। है ऑन द नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। और नाड़ी ओहो। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, लिंक प्लेनेट से कैसे होता है कि एक तो उसके साथ बैठा हो,
या जी। उसके ट्राइन में हो, ट्राइन में 5वें, हो, 9वें ओके भाव में ठीक या है। 7वें भाव में हो, सब लिंक्ड माने जाते हैं। हाँ हाँ। तो उनमें ट्राइन मतलब जैसे 159 हुआ या इस तरीके से मानेंगे। यस, तो जो बैठा है वो तो डेफिनेटली होगा ही, साथ में बैठा जी हुआ है तो। अदरवाइज उसके जी। बैठा हुआ नहीं है तो आप ट्राइन के प्लेनेट को देख लीजिएगा। आप जैसे कहेंगे कि भाई हाँ 2 हाँ, प्लेनेट है तो हो सकता है आपके घर में समझ गया दोनों ही की समझ पूजा गया होती हो। समझ गया। जी जी, हाँ, विकास समझ जी। गया। अब इसका एक छोटा सा सप्लीमेंट्री है जी कि साथ में बैठा है कि डेफिनेशन वो आएगी ऑर्ब वाली, या वो 1 डिग्री 2 डिग्री मतलब, या वो नहीं, 3 डिग्री कहीं भी के राशि में अंदर कहीं हो। भी बैठा हो, सबसे क्लोजली जो प्लेस्ड है। ओके जी ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। विकास जी नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी एक चीज जानना चाहता था, लेकिन मेरा पिताजी का नवम भाव में शनि है, मेरा भी नवम भाव में शनि है, मेरा छोटा भैया की नवम भाव में शनि है, और मेरा बेटा का भी नवम भाव में शनि है। इसका मतलब क्या है गुरुजी? हैं? शनि आपके भाग्य भाव के बैठ के रिजल्ट देगा, आपको अच्छे देगा। कौन से ये लॉर्ड जान है उस पर स्पेशल तो रिसर्च करनी पड़ेगी। वैसे देना मैं कुछ भी बोलूं कोई फायदा नहीं है। आप चारों कुंडलियां देना, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं देखूंगा क्यों है। जी 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 हाँ, मैं गुरुजी। सीधा सीधा कुछ बोलूं उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि इतनी मुझे नॉलेज नहीं है। तो ऐसे ही बता रहा हूँ कि भाई जी चारों के यदि नवम भाव में शनि है तो कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, क्योंकि इंटरलिंकिंग होती है हम सबकी लाइफ। जो जी जितने जी भी घर में लोग होते हैं जी सब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो क्या लिंक है वो आप देना, आप भी देखना, मैं भी देखूंगा, क्या पता कुछ समझ में आए। जी जी एकदम एकदम गुरुजी। ठीक है ऐसा अभी। नौ भाव में 9th हाउस में दिस इज फादर्स है ना, सो हेरिडिटरी का कुछ होगा ना। आप देखेंगे, मैं मैसेज सर जी करूंगा उस पे, क्योंकि उतनी जानकारी नहीं है हमारे अभी। चलो मैं क्लास एंड कर